Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2 of Block 3 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts, pink highlighted portion and blue highlighted portion. This is the part 1. So I am going to cover the pink highlighted portion. Today's unit's name is labor laws. So ये इंडियन और इंटरनेशनल दोनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम इंडियन लॉज के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन लेबर लॉज, एंड सेकंड पार्ट में हम इंटरनेशनल लेबर लॉज के बारे में पढ़ेंगे. सो ये यूनिट में अब बेसिकली लेबर कौन होता है? जो मजदूरी करता है, जो वर्क करता है, एज ए एम्प्लॉय वर्क करता है कहीं पे, वो सब लेबर के ही अंदर आता है. सो सबसे पहली चीज जो आती है वो है कंसेप्ट ऑफ लेबर लॉ. लेबर लॉ जो है वो है क्या? लॉ क्या होता है? लॉ बेसिकली कोई भी ऐसे रूल्स होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल्स के लिए बनाए जाते हैं किसी कंट्री में, किसी इंस्टीट्यूशन में, या ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी या वर्क प्लेस पे, जिसको ओबे करना कंपल्शन होता है, क्योंकि ये ही उस इंसान को बचाते हैं कुछ उसके साथ गलत होने से. सो अगर इसको कोई वायलेट करता है, वायलेट मतलब इस लॉ को कोई ब्रेक करता है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है. अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम लेबर को के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सो ऑफ कोर्स कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो उसके लिए वर्क करे, उसके लिए लॉज बनाए. सो गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है, जिससे हम लेबर लॉ के नाम से जानते हैं. ये वर्क प्लेस में भी बनते हैं, वर्क प्लेस पे अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए जा सकते हैं, बट एक मेजरली जो गवर्नमेंट ने बना दिया वो स्टैंडर्ड रूल होता है जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है. तो लेबर लॉ की अगर हम बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ लॉज है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स है एंड प्रेसिडेंट्स है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि लीगल राइट और लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वर्क प्लेस में और किसी ऑर्गेनाइजेशन में. अगेन ये तीन लोगों के बीच में होता है. जब ये राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस बनते हैं तो ये तीन लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं इसमें. एक होता है एम्प्लॉयर, मतलब जो जॉब दे रहा है, एम्प्लॉय यानी कि जो जॉब कर रहा है, और तीसरा होता है ट्रेड यूनियंस. इन तीनों के बीच में ये रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस बनाए जाते हैं और तीनों के रोल्स अलग अलग हैं. अगेन लेबर लॉ जो होता है ये ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो ये दो मेजर कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है. जैसे मैंने बताया कि तीनों के लिए अलग अलग है, तो वो कैसे अलग अलग है वो यहाँ पे बताया हुआ है. एक होता है कलेक्टिव लेबर लॉ. कलेक्टिव लेबर लॉ अगेन नाम से पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन होगा. किसका कलेक्शन होगा? थ्री मेजर बॉडीज का, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन. इन तीनों के बीच में किस तरह के रिश्ते होने चाहिए, किस तरह के रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसको उसके ऊपर इनको कैसे काम करना, वो है ये. सो इसमें वो सारे लॉज हैं जो इन तीनों के रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है कि किस तरह के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने चाहिए आइडियली, सो दैट किसी को वायलेशन ना लगे, किसी को ये ना लगे कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है. सो उनको कंसीडर करते हुए ये लॉज बनाए हुए हैं. तो रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं उसको ये फॉलो करते हैं. अगर इनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई या इश्यूज आ गया, तीनों मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में, तो इन्हीं रूल्स को यूज करके, इन्हीं लॉज को यूज करके हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नाउ इंडिविजुअल लेबर लॉ दूसरा कैटेगरी है. जो हमने बोला था ना कि ये लेबर लॉ जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. दूसरा कैटेगरी है इंडिविजुअल लेबर लॉ. इंडिविजुअल लेबर लॉ जो होता है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बना है जो एज अ एम्प्लॉय वर्क प्लेस में वर्क करता है, यानी उसके राइट्स के लिए कंसर्न है ये वाला लॉ. एम्प्लॉय के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना. मालिक पैसा दे रहा है तो कुछ भी करवा सकता है, जो उसके हाथ उसके अंडर नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, वो भी करवा सकता है. सो उसको कैसे, उसको अगर पता भी है कि उसके साथ गलत हो रहा है तो वो कहाँ दरवाजा खटकाएगा, इसीलिए उसके हिसाब से ये लॉ बनाया गया है. सो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस बताता है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर के पास काम करने जाता है और जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, एग्रीमेंट साइन करता है, उसमें बेसिक स्टैंडर्ड कंडीशंस होना बहुत जरूरी है जो इस इंडिविजुअल लेबर लॉ में मेंशन्ड हैं. नाउ जो लॉज हैं वो इसके राइट्स को तो प्रोटेक्ट कर रही हैं. और ये कैसे, कब बना लॉ? ये बना था 19th-20th सेंचुरी के टाइम पे, जब लेबर मूवमेंट चला था. उस टाइम पे ये लॉज बनने शुरू हुए थे. अब लेबर राइट की बात करें तो ये अगेन हर एक कंट्री का
सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लेबर राइट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करें और उसको इंटीग्रेट करें पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट के साथ। और ये तब से है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब जब इंडस्ट्रीज बनने शुरू हुई थी तब से ये एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह का सिस्टम। लेबर लॉ इन इंडिया, इंडिया के बारे में ज़्यादा डिटेल में कुछ बताया नहीं है इस पैराग्राफ में। इसमें इन्होंने बोला नेशनल लॉज अराउंड 50 हैं और स्टेट लेवल पे इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो स्टेट टू स्टेट भी वेरी करते हैं लेबर लॉज। तो इंडिया इंश्योर करता है कि वर्कर्स जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हो, उनको अपना पूरा हक मिले। यहाँ पे उत्तम नकाटे का केस के बारे में बात किया है, जहाँ पे इसमें भी ठीक से डिटेल नहीं दिया, आप गूगल करके देख सकते हो उत्तम नकाटे का क्या केस था। वो फैक्ट्री में सोया करता था, वो इलीगल है सोना, ऐसा करके बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला था, उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता इसके बेसिस पे, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं डिसमिस किया जा सकता है। नाउ अब क्योंकि 20 साल हो गए लीगल प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते करते अपने कंट्री में, तो बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। ये पुराना यहाँ पे प्रिंटिंग है तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई और इसमें मेंशन नहीं किया है, बट अगर ओवरऑल क्रीम देखें जो हमारे इंडिया के बारे में हमें पता है लेबर लॉ के बारे में, वो है लेबर लॉ जो है इंडिया में वो बेटर लेबर इकोसिस्टम के बारे में बात करता है, बेटर एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड लीगल या रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के बारे में इंडियन लेबर लॉ में लिखा हुआ है। कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर इंडियन लेबर लॉज, इंडियन लेबर लॉज में हमने कैटेगरी डिसाइड की है कि कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसके अंडर हम ये लॉज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेबर लॉज जो है इंडिया के, उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डाला गया है, वन इज फैक्ट्री एंड सेकंड इज शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, इनको सेपरेट किया गया है। फैक्ट्री और इन दोनों को सेपरेट क्यों किया है, जो हम समझेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है। जो फैक्ट्री होती है वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मानी गई है जिसमें 10 से ज्यादा, कम से कम 10 लोग होते हैं काम करने वाले या उससे ज्यादा होते हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करती है, मतलब बनाने का काम करती है, कुछ क्रिएट करने का काम करती है। और इसका प्रोविजन जो है ये दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में रखा गया था। इसमें बेसिकली हम टर्म्स एंड कंडीशंस डालते हैं कि हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स, लीव जो वर्कर्स की है वो फैक्ट्री में कैसी होनी चाहिए उसके बारे में सारा स्टेट किया गया है, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एंड देन ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को भी कि वो अपने खुद के रूल्स को फ्रेम कर सकती है, लोकल कंडीशंस जो भी हैं उस स्टेट में उसके अकॉर्डिंगली। स्टेट का इतना हक है कि वो अपने हिसाब से उसको एनफोर्स करे जैसी भी वहाँ पे सिचुएशंस है। मेनली इसका लॉ का बनाने का इंटेंशन जो वर्कर्स हैं उनकी वेलफेयर, हेल्थ और सेफ्टी के लिए किया गया है, और इसमें डूज एंड डोंट्स भी लिखे हुए हैं रिगार्डिंग कोई हैजार्डियस सब्सटेंसेस को अगर लेबर्स यूज करते हैं फैक्ट्री में। हैजार्डियस मतलब जो हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए खतरा हो सकते हैं, ऐसी चीजों को अगर वो यूज करते हैं तो उनको कैसे यूज करना है और हैंडल कैसे करना है वो भी लिखा हुआ है, डूज एंड डोंट्स। और इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स और मेजर्स के बारे में भी इस फैक्ट्री लॉ एक्ट में सारी चीजें बताई गई हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स। ये वो प्लेसेस हैं जहां पे एंड प्रोडक्ट्स बेचा जाता है एंड यूजर को, मतलब जो प्रोडक्ट्स और गुड्स हैं जब एंड यूजर को बेचा जा रहा है तो उनको हम शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स कहते हैं। सिर्फ कस्टमर को ही दिया जाता है। अब ये जो आउटलेट्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए उसके बारे में इस एक्ट में लिखा गया है, और इस एक्ट को बोलते हैं शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, जो स्टेट लेवल पे ही फॉर्मुलेट किए जाते हैं क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होती है, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है। जो एक स्टेट में लगा है हो सकता है बिल्कुल वैसे ही एक्ट दूसरे स्टेट में ना मिले, वो वेरी करेगा। और इसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं कि कितने बजे खुलेगी दुकान, कितने बजे बंद होगी, कब छुट्टी देनी है, वीकली ऑफ कब होगा, टाइमिंग क्या होंगे, मोड ऑफ पेमेंट कैसे होगा वेजेस का, एंड देन उनको क्या अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। स्टैट्यूटरी लेजिस्लेटिव रेगुलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस विद इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। अब
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो लीगल प्रोविजन देती है कि किस तरह से जो भी वर्क प्लेस में सर्विसेज या कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉयज़ को वो कैसी है, कैसे उन सबको रेगुलेट करने के लिए, सो दैट कंडीशंस वर्केबल हो। मतलब वर्क प्लेस में जब बंदा काम करने जा रहा है तो उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड जगह मिले काम करने की, गंदे रद्दी जगह पे काम ना करना पड़े उसको। सो उसके लिए भी प्रोविजन बना हुआ है, लीगल प्रोविजन है, जिसमें वो रेगुलेट करते हैं और कोडिफाई करते हैं कंडीशंस को ऑफ सर्विस वर्क प्लेस पे। और वो ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काउंट 100 से ज़्यादा है। उस जगह पे कैसा होना चाहिए जगह, उसको किस तरह से रखना है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। और ये जो एक्ट है वो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। सो हर एक जो एम्प्लॉयर है उसको जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्क फोर्स काम कर रही है, 100 या 100 से ज़्यादा, उसको प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ेगा। पॉइंट्स में वो कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेगी कि वर्क प्लेस में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसके। और जो उसको ये भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स में ज़रूरी है कि कंडीशंस ना वेरीफाई की जाए। मतलब ये जो एम्प्लॉयर है वो अपनी जगह को, जहाँ वर्क प्लेस को, जहाँ पे वो काम करवाएगा 100 से ज़्यादा लोगों को, उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा अथॉरिटीज़ से और सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। वो अथॉरिटीज़ उसको सर्टिफाई भी करेंगी। और ये किस सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो एक्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये बहुत बड़ा एक्ट है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस है। तो ये सेक्शन 3 के अंदर है कि वो जो एम्प्लॉयर है वो उस जगह को वेरीफाई कराए और उसका सर्टिफिकेट भी ले। तो सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो सारी कंडीशंस को फॉलो करें और टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट का वो उसको कंप्लीट करें। और उस पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम है उसमें ये कंडीशंस सारे टाइम रहनी चाहिए। ये नहीं कि आधे टाइम तक तो दिया उसके बाद खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। वो जो कंडीशंस है वो थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट रहना ही चाहिए। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन लेबर लॉ। यूनिक या डिस्टिंक्टिव फीचर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें 3 मेन कैटेगरीज में एम्प्लॉयज को डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन सी है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फिर एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेट बॉडीज जिसे पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसमें पार्शियली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट कुछ डिसाइड नहीं करती। नाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जॉब सिक्योरिटी की, उन्हें लीगल सर्विस कंटेंशंस मिलती है, रेगुलर इंक्रीमेंट मिलता है उनकी सैलरी में। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है। नाउ जो एम्प्लॉयज होते हैं पब्लिक सेक्टर के पीएसयू में, वो उनकी सर्विसेज जो है वो रेगुलेशंस के थ्रू होती है, चाहे वो स्टैट्यूटरी फोर्स खुद कर रही हो या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के केस में ऐसा होगा। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स, मतलब जिस तरह के भी ऑर्डर उन्हें मिलते हैं। नाउ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो एम्प्लॉयज है उनको फर्दर 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट स्टाफ और वर्कमैन। तो वर्कमैन तो जो है वो कैटेगरी है जो लेबर कैटेगरी के होते हैं, तो उनके जो भी प्रोविजंस है वो कवर्ड होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। और जो मैनेजमेंट स्टाफ या वर्कमैन है उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? जो जैसे मैनेजरियल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव या सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज होते हैं, वो अगर 1600 पर मंथ या उससे ज्यादा का पैसा लेते हैं, सो वो मैनेजमेंट स्टाफ कंसीडर किए जाते हैं। इसमें कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं इसमें। सो एम्प्लॉयमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी मैनेजरियल सुपरवाइजरी स्टाफ की जो भी कंडीशंस है उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना एम्प्लॉयर के साथ, उसी में ही सब कुछ दिया होगा कि वो किस तरह से अपने सर्विसेज डिस्चार्ज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। कमिंग टू इंडियन लेबर लॉज। नाउ अब एम्प्लॉयज़ का भी राइट्स हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको मोटिवेटेड भी रखना है, उनके जितने भी राइट्स हैं वर्क प्लेस पे उसको भी हमें रिटेन रखना है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ वर्क प्लेस पे जिस तरह से वो उनके साथ चीज़ें होती हैं और अच्छा एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करना है, ये इन सबको देखते हुए कुछ लॉज इंडिया में बनाए गए हैं। और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? सुटेबल वर्क एनवायरनमेंट होना,
राइट टू ऑर्गेनाइज, इस तरह की चीज़ें, और ये होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये लॉज डिज़ाइन किए गए, बनाए गए। अगेन ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के टाइम पे, जब वर्कर्स ने डिमांड रखना शुरू किया कि भाई हमें राइट्स चाहिए, हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए चाहिए। अब वर्क फोर्स में जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने भी डिमांड शुरू कर दी कि भाई सिर्फ आप लेबर्स को तो राइट दे रहे हो, लेकिन व्हाट इफ अगर वो अपने राइट्स को लेकर हमारे ऊपर सवार हो जाए और कोई डिसिप्लिन फॉलो ना करे, हमें धमकी देते रहे लॉ की, तो फिर क्या होगा? सो इसीलिए एम्प्लॉयर्स ने भी डिमांड की कि इसको डीलिमिट करना बहुत ज़रूरी है, जो पावर है लेबर्स की। सो जिससे वर्क प्लेस पे एक डिसिप्लिन बना रहे और गोल ओरिएंटेड वर्कफोर्स काम करने के लिए आए, इसलिए दोनों के लिए लॉज बनाए गए। तो लेबर राइट्स, जैसे मैंने बताया कि वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे शुरू हुआ था, तो ये लॉ ध्यान रखता है सबके बारे में, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज और यूनियन। तो लेबर लॉ को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, एक इंडिविजुअल लेबर लॉ था और दूसरा कलेक्टिव लेबर लॉ था। अब उसमें भी बहुत सारे एक्ट्स आए हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडियन लेबर एक्ट्स के बारे में बात की है, जो उनके इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे होने चाहिए, वेजेस, वर्किंग आवर्स, सर्विसेज, इन सब के बारे में बात की गई है। और ये पूरी लिस्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में बहुत सारे आ गए, देन वेजेस में आ गए, फिर वर्किंग आवर्स के बारे में लॉज बन गए। तो ये इनके एक्ट्स के नाम है, कौन कौन से एक्ट्स है उसके बारे में ये पूरा टेबल में डिटेल दिया हुआ है, जिसको मैं रीड नहीं करूंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और सेंस नहीं है उसको रीड करने का, तो आप एक बार ही देख लेना। कलेक्टिव लेबर लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन। इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं। नंबर 1 इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में ये बनाया गया था, और इसमें हम प्रिवेंट करते हैं जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर कर रहा है, चाहे वो वर्कर्स कर रहे हैं या ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, और वो इस तरह से कर रहे हैं कि अगर वो एम्प्लॉई जो है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है या लेबर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर बेमतलब के फाइन्स लगाएंगे, इम्प्रिजनमेंट वाली कंडीशन आ जाती है। सो ये लॉ इसको बचाने के लिए बनाया गया है। तो जो वर्कर्स हैं ये एक यूनियन भी बना लेते हैं मिलके, सो दैट अपने आप को बचा सके। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ये वर्कर्स बना सकते हैं, ऐसा इलीगल काम नहीं है ये। कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं कर सकती, फायर मतलब निकाल नहीं सकती जॉब से, या अपनी कंपनी क्लोज डाउन नहीं कर सकती अगर उसमें 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है, ये इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है जहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाई देने लगा है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, जो जब वो एम्प्लॉय वहां काम कर रहा होता है अपने टर्म पे, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स पे। तो इसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है एम्प्लॉयर के बीच में, या एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, एम्प्लॉयर के साथ, या ट्रेड यूनियन के साथ हो सकता है, पे के ऊपर भी हो सकता है और वर्किंग कंडीशन के ऊपर भी हो सकता है। अगेन कोई भी, या फिर इंडस्ट्रियल एक्शन की वजह से भी अगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा है या डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रेशर देने की कोशिश करती हैं। जैसे मैनेजमेंट बोलता है कि हम सब बंद कर देंगे, हम कंपनी बंद कर देंगे, और जो वर्कर है वो स्ट्राइक पे बैठ जाता है या तोड़फोड़ मचाने लगता है या गुंडागर्दी पे उतर आता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जो सेक्शन 2K है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का, वो ये बताता है कि डिस्प्यूट एंड डिफरेंस, पहले तो उसको ये डिफाइन कर रहा है इसमें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस या डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में है, या एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में है, या वर्कमैन्स के आपस में ही बीच में है, या जो एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है, या जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या कंडीशंस जो लेबर की हैं जहां पे वो काम कर रहा है वो ठीक नहीं है, किसी भी पर्सन से रिलेटेड इन सारे सर्कमस्टेंसेस में उसके एस्पेक्ट में है, सारे एस्पेक्ट्स जो डिस्प्यूट के वो सारे इसमें आते हैं सेक्शन 2K में। इसमें डिसएग्रीमेंट तो है ही एम्प्लॉयज के बीच में, साथ में ओपिनियंस के बारे में बात है, अगर ओपिनियन डिफरेंट है वर्कर्स के बीच में। पुअर वेजेस
या स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। कोई भी मैटर है जो वर्कर्स के से कंसर्न है, इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली, यानी सिंगल एम्प्लॉय परेशान हो रहा है या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज परेशान हो रहा है, उन सबसे रिलेटेड है। सो एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है चाहे, या कंडीशंस ऑफ लेबर है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अब इस सिचुएशन को, एक तो है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिस्प्यूट के बारे में समझेंगे। अगर एम्प्लॉयर की बात करें, मतलब जो नौकरी दे रहा है उसके व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जैसे काम को रोक दिया गया क्योंकि एम्प्लॉयज खुश नहीं है, और या उनकी कोई शर्तें हैं या उनकी कोई कंडीशन है क्या, या डिस्प्यूट हो गया किसी भी रीजन से, किसी भी डिस्प्यूट की वजह से अगर काम रोक देते हैं, प्रोडक्शन रोक देते हैं, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और सेल्स में फॉल आ जाएगा क्योंकि सामान बन ही नहीं रहा कंपनी में, टर्नओवर होने लगेगा ज़्यादा, प्रॉफिट्स में लॉस होने, प्रॉफिट्स नहीं होंगे या प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। एम्प्लॉयर जो है उसको वो उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर डिमांड तो आ रही है, अब उसके पास सामान नहीं है तो ना बोलेगा, उसकी रेपुटेशन खराब होगी, उसकी इमेज खराब होगी, इकोनॉमिकली ये सिचुएशन इमीडिएटली उसको अफेक्ट करेगी, उसका प्रेस्टीज खराब होगा, क्रेडिट चला जाएगा। जो लोग जो एक क्रेडिटी होती है कि भाई हाँ ये बढ़िया इंसान है, वो क्रेडिट लूज कर जाएगा। लेबर फोर्सेस दूर जाने लगेंगी क्योंकि सब लोग अफेक्ट होंगे अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है। नॉन इकोनॉमिक कंडीशन से भी वो परेशान हो जाएगा एम्प्लॉयर, जैसे साइकोलॉजिकल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उसमें देखने के लिए मिलेंगे। फिर अगर कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया प्रॉपर्टी में, एम्प्लॉयज जो थे, लेबर जो थे, उन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, आग लगा दी गुस्से में आके या तोड़फोड़ कर दी, डिस्ट्रॉय हुई प्रॉपर्टी, पर्सनल इंजरी भी आ सकती है, फिजिकल धमकीबाजी भी हो सकती है ना, बहुत सारे इनकन्वीनियंसेस हो सकते हैं जो ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू है। ना एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू में देखो तो एम्प्लॉय को के साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो ऑफकोर्स उसकी सबसे पहले तो नौकरी जाती है, तो लॉस ऑफ इनकम हो गया। अगर इनकम कम हो गई, उसके वेजेस के ऊपर असर पड़ा, तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो हार्डशिप तो उसको फेस करनी पड़ेगी, उसको और उसकी फैमिली को। पर्सनल इंजरी हो गई, अगर मान लो स्ट्राइक पे बैठ गए या मारपीट हो गई, सो उसमें क्या हो रहा है, पर्सनल इंजरी भी आ रही है, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकल कंसिक्वेंसेस भी उसके देखने के लिए मिलेंगे, है ना। वो फालतू बैठा है घर में, ताने खा रहा है या कोई कुछ बोल रहा है या भूखे प्यासे फैमिली मेंबर्स को देख रहा है, तो भी वो परेशान होगा। अगेन उसको थ्रेट होगा कि अब उसका कहीं नौकरी परमानेंटली ना चला जाए, ऐसा ना हो कि उसको कहीं और नौकरी ना मिले, तो वो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मजबूर हो जाता है, जबकि वो डिस्प्यूट ठीक रिजॉल्व नहीं हुआ तो भी एडवांटेजियसली उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और कभी कभी उसको थ्रेट भी मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो भी एक लंबा टाइम बात हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है। फिर बहुत लंबे टाइम तक अगर ये सारी चीजें चलती रही तो उसके एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं कंट्री में भी, नेशनल प्रोडक्टिविटी पे, नेशनल इनकम पे, नेशनल रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। अगेन फिर हेटरेट भी जनरेट होने लगती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होने लग जाता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज घुस जाती हैं जहाँ पे उन्हें देखता है कि उनकी रोटियां सिक रही हैं, तो वो पहुंच जाते हैं वहां पे। उनको इससे कोई नहीं मतलब है कि लेबर के साथ क्या हो रहा है, अब वो तब पहुंचते हैं जब उनको पता है कि इनको कोई बेनिफिट मिल जाएगा पार्टी का। सो स्पेसिफिकली जब इलेक्शंस होते हैं तब ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं ये चीज़ें। सोशल और इंडस्ट्रियल रिलेशंस और कम्युनिटी एटीट्यूड्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों को भी गुस्सा आता है, लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो रही तो वो भी उस कंपनी के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, गलत रिव्यूज़ डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जहां पे वर्कर्स को राइट है अपना खुद का यूनियन बनाने का और उसको रजिस्टर कराने का। बट इसमें कंडीशन यही है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन वही माना जाएगा जहां पे 100 से ज़्यादा वर्कमैन होंगे, लेस देन 10% नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा होने चाहिए। सो उसी वो ही रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ पे लिखा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन शेल एट ऑल टाइम्स, मतलब सारे जब तक वो ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट कर रहा है तब तक कंटिन्यू टू हैव नॉट लेस देन 10% और 100 ऑफ द वर्कमैन। 100 होना चाहिए या 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 10% से कम नहीं होना चाहिए 100 के। तो वो ही परमानेंटली रहेंगे वहाँ पे। नाउ इसमें फिर इसके बाद इन्होंने सारी डेफिनेशन सी दी है जो बिल्कुल वैसे जैसे लॉज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है ना, वो सारे वैसे ही सबकी डेफिनेशन है। मैं डेफिनेशन सारी समझाऊंगी नहीं क्योंकि कुछ तो मेरे भी सर के ऊपर से ही जा रही है, आई एम नॉट अ लॉयर, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग।
बट इसमें इन्होंने यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बताया कि जैसे ट्रेड यूनियन का बताया जो स्टेट से कंसर्न होती है। जब ये लोग गवर्नमेंट की बात करें तो वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल लेवल की भी है, और ट्रेड यूनियंस जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं उनके बारे में बात की गई है। फिर ये सबकी डेफिनेशंस है। फिर एग्जीक्यूटिव कौन होता है, एग्जीक्यूटिव कहाँ के एग्जीक्यूटिव की बात, जैसे जो ट्रेड यूनियन का है मैनेजमेंट को संभालने वाला है उसको हम ये लोग एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं। देन ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन दी है कि उसमें कौन आता है, बस उसमें ऑडिटर नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर माना जाएगा। देन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का क्या मतलब होता है, जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। और ट्रेड डिस्प्यूट का क्या मतलब है वो बताया है, किस किस के बीच में डिस्प्यूट होता है। जैसे हम ऑलरेडी डिस्प्यूट के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, वही कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। देन कंडीशंस ऑफ लेबर बताई हुई है, इसमें ही आएगी, डिस्प्यूट में ही आएगा। देन वर्कमैन कौन होता है, वो जो एम्प्लॉयड है ना बंदे, उनको वर्कमैन बोलते हैं, मतलब लेबर बेसिकली। उसके बारे में इन्होंने बताया कि कौन किस किस को हम वर्कमैन बोलेंगे। देन ट्रेड यूनियन की बात की है। ट्रेड यूनियन किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, और किस पर्पस के लिए बनी हुई है। कुछ रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए बनी होती है, जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर या वर्क, मतलब जो जो कॉन्फ्लिक्ट के है, डिस्प्यूट के रीजंस है, उसी की वजह से ये ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। सो ये यहाँ पे वही चीज बताया हुआ है कि किस किस के कॉम्बिनेशन से ट्रेड यूनियन बनती है। प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अगेन नाम से ही पता चल रहा है ये उन प्रोविजंस की बात कर रहे हैं जो किसी भी फैक्ट्री में एम्प्लॉयज के लिए होना चाहिए। सो उनका इंटरेस्ट और एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, उनका मतलब वर्कर्स या लेबर्स का या एम्प्लॉयज का, उनकी एफिशिएंसी और इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयर को ये कुछ प्रोविजंस देना कंपलसरी है, जैसे ट्रेनिंग फैसिलिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर्स, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, ये फैक्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। तो इसको 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एज पर आवर लेजिस्लेशन। वो क्या क्या है, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर बनाया गया है। फिर उनकी जो माइंस एंड पोर्ट्स में वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज में जो वर्क करते हैं, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए भी चीज़ें बनाई गई हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ये 3 कैटेगरीज में क्या क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, वो बताया गया है। जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंगली 1948 फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए वेंटिलेशन, टेम्परेचर सही होना चाहिए फैक्ट्री में, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, मतलब अगर ह्यूमिडिटी है फैक्ट्री के अंदर तो उसको हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स होने चाहिए, वेस्ट का डिस्पोजल सही से होना चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम्स का मैनेजमेंट, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, और स्पिटून्स होने चाहिए। नाउ सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीनरी को एकदम घुसा घुसा के नहीं रखना है, प्रॉपर जगह होनी चाहिए और उसकी फेंसिंग होनी चाहिए कि हर कोई आके हाथ ना डाल दे। फिर न्यू मशीन्स को किस तरह से कैशिंग करेंगे वो प्रोसेस इनको पता होना चाहिए, होइस्ट्स एंड लिफ्ट्स होनी चाहिए, एक्सेसिव वेट्स को मैनेज करने के लिए उनके पास पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए, डेंजरस फ्यूम्स के लिए प्रिकॉशन होना चाहिए, फायर के केस में प्रिकॉशन होना चाहिए, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी होनी चाहिए, मशीन्स मोशन में है तो कैसे वर्क करना है उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ एक्टिंग मशीनरी को होनी चाहिए, प्रेशर प्लांट होने चाहिए, फ्लोर्स, स्टेयर्स, ये सारे एक्सेस के मीन्स होने चाहिए, यानी कि रस्सी से टांग के जा रहे हैं, कुछ और तरीके से ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोसिव्स के लिए अगर इन्फ्लेमेबल गैस है सो वो एक्सप्लोसिव्स है, उनको कैसे मैनेज किया जा रहा है। फिर बिल्डिंग की मेंटेनेंस हो रही है कि नहीं। वेलफेयर की बात करें तो वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, फर्स्ट एड अप्लायंसेस होने चाहिए, रेस्ट रूम्स एंड शेल्टर्स होने चाहिए, स्टोरिंग और ड्राइंग कपड़ों की करने के लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए, देन सिटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, कैंटीन्स और क्रैचेस होने चाहिए, छोटे बच्चों की केयर के लिए क्रैचेस होने चाहिए। माइंस एक्ट 1952 ये कोल और ऑयल माइंस में वर्क करने वाले लेबर्स के लिए है। ये जितने भी हमने अभी तक पढ़े ये सारे कलेक्टिव लेबर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो ग्रुप, सारे ग्रुप के ऊपर जो फैसिलिटी होनी चाहिए। माइन वर्कर्स के लिए ये सारी प्रोविजंस होने चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी के, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, कंजर्वेंसी, वर्किंग आवर्स, नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस, मेडिकल अप्लायंसेस, नोटिस अबाउट एक्सीडेंट्स। फिर डॉक वर्कर्स, मतलब जो शिप में काम करते हैं, तो इनका भी एक्ट है जिसको डॉक वर्कर्स एक्ट 1986 कहते हैं। इसमें सरफेसेस
कैसे होने चाहिए, देन पैसेज को क्लीन करना, स्टेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, फायर प्रोटेक्शन, एक्सेस बिटवीन डेक एंड होल्ड, फ्लोर लोडिंग, एक्सेस बिटवीन डेक एंड वेसल, fencing of dangerous places, railing and fences, work on staging, illumination, excessive noise, stairs, construction, एक्सेस बिटवीन शोर एंड शिप, ये सारी चीज़ें उनके लिए होना चाहिए। इसके डिटेल में आप और भी गूगल करके पढ़ सकते हैं। हाउएवर हमारे को अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो 2-4 पॉइंट भी इसमें लिख दोगे चलेगा, सब कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल लेबर लॉ, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स ने पॉइंट आउट किए हैं कि यहाँ पे सेंट्रल लेबर लॉज 55 से ज़्यादा, यहाँ पे मतलब इंडिया में 55 से ज़्यादा है, और स्टेट लेबर लॉज 100 तक भी है। सो पहला जो इसमें एक्ट है वो है वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923। सो जो पर्सन्स है जो कैजुअली वर्क कर रहे हैं, मतलब जो फ्रीलांसिंग का वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये लॉ नहीं है। उनके लिए है जो परमानेंटली वहां पे वर्क कर रहे हैं, मतलब सैलरी बेस्ड काम कर रहे हैं, और उनका पर्पस है वहां काम करने का कि वो बिजनेस में कोऑपरेट कर रहे हैं, कुछ ट्रेड में, एम्प्लॉयर के ट्रेड में कोऑपरेट कर रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं। सो उनको कंपेंसेट किया जाता है उस काम के बदले बाय सैलरी, बोनस, लीव्स और हॉलीडेज से, जो ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स जो भी उन्होंने डिसाइड किया है उसके बेसिस पे, बट ये कंपलसरी है कि ये चीज करनी पड़ेगी जिसको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। वर्कमैन्स कंपेंसेशन बिल 2009, ये अमेंडमेंट बिल है। अगेन जो ये वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट है उसी का ही अमेंडमेंट किया गया है 2009 में, जो दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस ने पास कर दिया है। नॉट श्योर अभी ये प्रेसिडेंट ने उसको साइन किया है कि नहीं किया है, बट उस लॉ में कुछ जो अमेंडमेंट बताए हैं, जो रिकमेंडेशन बताए वो इस तरह से है कि पहले तो वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट में जो वर्कमैन्स कंपेंसेशन है इसका नाम ही बदलना चाह रहे हैं वो लोग, और इसकी जगह पे वो एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट रखेंगे, क्योंकि ये जेंडर सेंसिटिव है। ये वर्कमैन्स में इसमें मैन आ रहा है, लेडीज का तो जिक्र ही नहीं है, जबकि लेडीज भी वर्क करती हैं। दैट इज वाई इसका नाम चेंज करके एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट किया जाएगा। फिर इनका जो कंपेंसेशन वर्कर्स को पेड किया जाता है, उनकी फैमिली को पे किया जाता है जब वर्कर वर्क करते टाइम ही वो किसी वजह से मर जाता है तो, या डेथ हो जाती है तो। सो पहले 80,000 दिया जाता था, अब 1.2 लाख की का ऑफर है। नेक्स्ट जो इन्होंने कंपेंसेशन में किया है कि अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो पहले 90,000 दिए जाते थे एज अ कंपेंसेशन, अब 1,40,000 दिए जाएंगे। और जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो पहले 2,500 दिया जाता था, अब इसको 5,000 दे दिया करने का है, और वो पास हो गया है। नाउ अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एम्पावर करने के लिए ये भी किया है कि जो मंथली वेजेस है ना वो चेंज करने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो। मतलब जिस पहले अब स्टेट ही डिसाइड करता था या एम्प्लॉयर डिसाइड करता था, स्टेट बेसिकली स्टेट के हाथ से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर ले लिया है कि वो स्पेसिफाई करेगा कि मंथली वेजेस का रेंज क्या होगा, और टाइमली एनहांसमेंट भी वो कर सकते हैं अब। सो मिनिमल कंपेंसेशन कैसा रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने जो किया है वो इन्होंने रीइंबर्समेंट के ऊपर किया है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस का है। सो उन्होंने बोला है कि जो रीइंबर्समेंट मेडिकल एक्सपेंसेस का होगा, जब कोई इंजरी हो जाती है या कुछ, तो जितना भी एक्सपेंस होगा वो सारा ही एम्प्लॉयर को ही देना पड़ेगा जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट उसको मिला है। और जो पहले था कि भाई एक थोड़ा सा कमीशन दे दो और बाकी वो खुद अपने, और वो विद इन 3 months पे करना पड़ेगा, ऐसा प्रोविजन ये डाल रहे हैं इसमें। नेक्स्ट जो एक्ट है वो है वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942। इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी वर्कर्स शॉप्स में, रेस्टोरेंट या थिएटर्स में काम करते हैं उनको वीक में हॉलीडे देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है, हर एक हफ्ते छुट्टी देनी पड़ेगी। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट आया था, अगेन नाम से पता चल रहा है। तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको मिनिमम वेज मिलना ही चाहिए जब भी वो काम करते हैं कहीं पे। और मिनिमम वेज क्या है, मिनिमम वेज बेसिकली उतना होना चाहिए कि वो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर सके, जो जिंदगी में बेसिक नीड्स होती हैं, पेट भरना, शेल्टर होना, रोटी कपड़ा मकान कह सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान कह सकते हैं। सो ये एक्ट जो था ये इसीलिए किया गया था कि वर्कर्स के जो इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड किया जा सके, और स्पेसिफिकली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं तो फिक्सेशन बहुत जरूरी है मिनिमम वेजेस का, क्योंकि
अनऑर्गेनाइज्ड है मतलब कभी भी उनको निकाला जा सकता है, वो थोड़े टाइम के लिए आए हैं फिर कहीं और काम करेंगे। इससे क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयर है उसको पे करना ही पड़ेगा वर्कर को वो मिनिमम वेजेस के साथ जो फिक्स्ड रहेगी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, और टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा जो भी टाइम सेट किया गया है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो अप्रोप्रिएट बोर्ड है जो इसको फिक्स करता है, रिवाइज करता है और बार बार रिव्यू भी करता रहता है, सो दैट पेमेंट जो मिनिमम वेजेस का है वो वर्कर्स को सही से मिल सके और एक शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के तौर पे मिल सके उस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन में, मतलब जहाँ पे भी वो रहता है, जिस एरिया में वो वहाँ रहता है। सो यहाँ पे जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स है वो 45 है सेंट्रल स्फेयर में और स्टेट स्फेयर में 1530 है, 1530 है। तो सेंट्रल स्फेयर जो है इसमें जब ये एक्ट एनफोर्स होता है तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी जिसे CIRM कहते हैं वो इसको एनफोर्स करती है मिनिमल वेजेस वाले को। और CIRM जो है इसका ऑफिस अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, जिसको हम चीफ लेबर कमिश्नर कहते हैं, जो पर्सन है ऑफिसर है जो इसको देखता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं चीफ लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये इसको हैंडल करते हैं कि मिनिमम वेजेस कितनी होने चाहिए, और इसको जो हेड करते हैं वो चीफ लेबर कमिश्नर होते हैं जैसे मैंने बताया था, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। स्टेट इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी जो है वो स्टेट लेवल पे इसी चीज को एनफोर्स करती है। तो जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है एक एडवाइजरी बोर्ड जो एडवाइज करता है उस मैटर में कि कितना फिक्सिंग होनी चाहिए, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस कितने होने चाहिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को जो अपॉइंट करती है तो उसका पर्पस यही होता है कि वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को इस मैटर पे बताए कि फिक्सेशन कितना है और रिवीजन कब करना है मिनिमम रेट्स का, और ये कोऑर्डिनेट करती है एडवाइजरी बोर्ड से भी। नेक्स्ट, मिनिमम वेज जो है और जो अलाउंस है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पे डिपेंड करता है। मतलब आपने मिनिमम वेज तो दिया, साथ में उसके एक्स्ट्रा जो आप पेमेंट करते हो उसको अलाउंस कहते हैं। सो उन दोनों को वो डिपेंड करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर साल में, और ये कैश में दिया जाता है। तो पेमेंट भी अगेन डिपेंड करता है कि फुल्ली आप कैश दोगे या पार्शियली कैश दोगे, बाकी अकाउंट में डालोगे, वो डिपेंड करता है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अगेन कंसिस्ट करते हैं बेसिक वेज और स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस का यहाँ पे नाम दिया है वेरिएबल डियरलेंस अलाउंस, VDA। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से लिंक्ड है ये। अगेन इसको साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है, अप्रैल के मंथ में और अक्टूबर के मंथ में। मिनिमम वेजेस एक्ट में 2 मेथड यूज किए जाते हैं जब मिनिमम वेजेस को हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। पहला है कमेटी मेथड और दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड। कमेटी मेथड में कमेटी और सब कमेटी बनाई जाती है, गवर्नमेंट ही सेट करती है जो भी, और वो इंक्वायर करती है और रिकमेंडेशन देती है कि कितना फिक्सेशन होना चाहिए, कितना और कब रिवाइज करना जरूरी है, जो भी केस होगा। नोटिफिकेशन मेथड होता है गवर्नमेंट प्रपोजल जो है वो पब्लिश करती है ऑफिशियल गैजेट में, उसमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है जो पर्सन्स को अब आगे कैसा पेमेंट करना है करके, और 2 महीने के अंदर अंदर जो भी डेट ऑफ नोटिफिकेशन है उसके 2 महीने के अंदर अंदर इस पे इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए और उसी को ही रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन माना जाएगा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी वर्कर जो इंडस्ट्री में काम करता है, चाहे वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड लेबर है, इंक्लूडिंग मैनुअल, सुपरवाइजरी हो गया, मैनेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लैरिकल, किसी भी तरह के जॉब में है, उसको ईयरली बोनस रिसीव होना ही चाहिए। नेक्स्ट एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। ये प्रोहिबिट करता है, ये एक्ट प्रोहिबिट मतलब रोकता है कि कंपनीज ना टेम्परेरी वर्कर्स को हायर ना करे और स्पेसिफिकली विमेन को नाइट शिफ्ट में परमिट ना किया जाए। चाइल्ड लेबर एक्ट 1979 ये कहता है कि बच्चे को किसी भी हैजार्डियस इंडस्ट्री में वर्क करना इलीगल है, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, हैवी और डेंजरस मशीनरी जहां पे होती है वहां पे बच्चे को काम नहीं करने देना है। सो ये इलीगल है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 2 ब्लॉक 3 MPCE 032। आई होप आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा इसके बारे में। आप खुद भी सेल्फ रीडिंग करें तो अच्छा रहेगा, और सेल्फ रीडिंग इज मस्ट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद रेस्ट of the students. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.